हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है फिजिक्स से। और देखिए जो क्वेश्चन हमने लिया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होंगे आपके फिलहाल। और बाकी आप की अगर डिमांड रही तो फिर हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीजों को करवा रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। और पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो घड़ी होती थी उसमें चाबी भरनी होती थी। तो वही क्वेश्चन है कि घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो दोस्तों वहां पर जो ऊर्जा होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो सभी को पता है मेरे भाई कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और एक्चुअल में देखिए ये जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ये वेरी करता है, मतलब चेंज भी होता है, डिपेंड करता है कि जैसे हर जगह के हिसाब से। जैसे अभी अगला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे भी कि उसमें ध्रुवों पर कहाँ पर ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं, मतलब जगह के हिसाब से चीजें चेंज होती है, इसका जो मान होता है बेसिकली। लेकिन जनरली अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको कभी कभी 10 भी मान लिया जाता है, बट जनरली आपको जब रखना है तो फिर यही वैल्यू कंसिडर की जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का। देखिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी के मान का कितना होता है, वो होता है 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। यानी ऐसा समझो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है भार का, भार बराबर होता है मतलब डब्ल्यू बराबर होता है mg। ठीक है, डब्ल्यू बराबर होता है mg। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो मास होता है वो क्या होता है, अनचेंजेबल होता है। वो द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप पृथ्वी पर किसी चीज का द्रव्यमान पृथ्वी पर जितना है चंद्रमा पर भी उतना ही होगा। कहीं भी लेके जाइए उसका द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, उसका द्रव्यमान वही रहने वाला है। लेकिन उसका जो भार होता है वो चेंज हो जाएगा। अब भार जो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण चेंज होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का मतलब पृथ्वी का जितना मान होता है उसका 1/6 होता है। कहां पर, चंद्रमा पर होता है। तो ऐसा समझो, जस्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन एक बार मतलब क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। सपोज फॉर एग्जांपल की तरफ मान लेते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो 60 है। अब भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बेसिकली, तो 60 न्यूटन हमने मान लिया। अब यहाँ पर चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर जाने के बाद कितना हो जाएगा, 60 गुणे 1/6 हो जाएगा। तो 6 कम 6 यानी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी चंद्रमा पर उसका जो भार हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। टोटली जो चीजें डिपेंड की कहां से की मेरे भाई, वो जी के मान से यहाँ पर चीजें आपकी चेंज हुई। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो भार के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछता है तब भी आपने ध्यान देना है, और गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से पूछता है तब भी आपको ऐसा ही आंसर देना है कि 1/6 भाग उसका जो मान होता है जी का पृथ्वी से। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जी का मान कम होता है। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया था पृथ्वी जो है वो कैसी है, पृथ्वी जो है वो अंडाकार है। ये देखते हैं पृथ्वी का सेंटर है और यहाँ से ये जो एरिया होता है ये हमारा पृथ्वी का पोल होता है यानी ध्रुव होता है, और ये विषुवत रेखा होती है। तो यहाँ पर देखो पूछा जाता है कि भैया कि किस पर कम होता है और किस पर ज्यादा होता है। तो एक बात आपने ध्यान रखना है कि जी का मान जो होता है, जी का मान यहाँ पर ध्रुव पर तो अधिक होता है, ध्रुव पर क्या होता है, अधिक होता है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर जो होता है इसका मान क्या होता है, कम होता है। उसके पीछे का रीजन होता है कि ध्रुव से यहाँ पर विषुवत रेखा की जो दूरी होती है वो 21 किलोमीटर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जी का जो मान होता है ध्रुव पर ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम होती है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है मेरे भाई कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो ये बात सबको पता होगी मेरे भाई कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। ये पृथ्वी का केंद्र है। अब ये पृथ्वी के केंद्र पर, अब देखो ऐसा समझो कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को अगर एक सुरंग कर दी जाए आर पार, तो यहां से अगर किसी को यहां से डाला जाए, किसी चीज को किसी को फेंक दिया जाए, तो इंसान कहां तक आएगा। एज्यूम करोगे आपको लगेगा पूरा होल हो चुका है तो यहां तक आएगा, नहीं। ये पृथ्वी का केंद्र होता है और इसी पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो 0 हो जाता है। तो कोई भी चाहे वस्तु चाहे इंसान आकर के यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, यहीं पर आकर के रुक जाएगा, वो नीचे नहीं जाने वाला है। इसलिए आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी पर जो है जी उसके सेंटर पर जो जी का मान होता है वो 0 होता है। इसका मतलब नीचे कोई फोर्स नहीं लगेगा उसको नीचे खींचने के लिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, किसके कारण? तो भैया पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो होते हैं वो मच्छर मर जाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, तेल, ठीक है, बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर अगर तेल, ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पर तेल छिड़क दिया जाए तो होता क्या है, यहाँ पर जो अब मच्छर है, और मच्छर के मतलब ऐसे समझो कि इनके जो अंडे बच्चे होते हैं बेसिकली उनको क्या बोला जाता है, लार्वा बोला जाता है, लार्वा। तो होता क्या है कि ये जो लार्वा होते हैं अगर इसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है तो इनका जो संपर्क होता है यानी डायरेक्टली इनका संपर्क पानी से टूट जाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन का संपर्क होता है वो खत्म हो जाता है, तो पानी से इनका डायरेक्टली जो कॉन्टैक्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब इनका कॉन्टैक्ट किससे है, सिर्फ तेल से है, और तेल मुझे चीज मिलेगी नहीं जो उनको चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है, आपने ध्यान देना है कि मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है तो फिर जो मच्छर होते हैं, मच्छर के बच्चे क्या होते हैं, लार्वा, ये अंडे बच्चे सब मर जाते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव वहां पर कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? अगर कोई माध्यम है, देखिए माध्यम बेसिकली तो अगर आप कंसिडर करेंगे तो क्या लेंगे आप, ठोस ले रहे होंगे, द्रव ले रहे होंगे, गैस ले रहे होंगे। तो जो भी माध्यम है, कह रहा है कि माध्यम का अगर टेम्परेचर इनहेंस कर दिया जाए तो जो ध्वनि की जो चाल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्वनि की चाल वहां पर बढ़ती है, इस बात को आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु, ठीक है, ये देखेंगे आप, पेन को करते हैं थोड़ा चेंज ताकि आपको रहे पूरी तरह से विजिबल। यहाँ पर करते हैं, देखते हैं कि कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, किसके कारण? भैया आप सभी को पता है, जैसे मान लीजिए ये ठीक है, ये ऐसे समझना है कि ये जल भरा हुआ है और जल में अब यहाँ पर क्या एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई एक बड़ा सा पत्थर डाल दें इसमें। तो पत्थर जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर नीचे आएगा, जैसे ही पत्थर नीचे आएगा तो सॉरी यहां पर देखेंगे जब पत्थर नीचे आएगा तो आप ये देखेंगे कि जो एक तरीके से पत्थर इतने आसानी से नीचे नहीं आता। होता क्या है कि जो जल है, जल के द्वारा क्या होता है, उसके ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है और उस बल को क्या बोला जाता है, उत्प्लावन बल बोला जाता है। उस बल को बोला जाता है क्या, उस बल को बोला जाता है उत्प्लावन बल, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, उस बल को क्या बोलते हैं दोस्तों, उस बल को बोला जाता है उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल बोला जाता है। अब ये जो बल होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, देखेंगे क्वेश्चन को कि वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः, मतलब या तो आधा डुबाइए या पूरा डुबा दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। जब भी आपने देखा होगा कि किसी भी भारी चीज को जब आप पानी के सहारे छोड़ते हो ना तो आपको हल्की महसूस होने लगती है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो जल होता है उसके ऊपर की ओर क्या करता है, बल लगाता है, और उसी ऊपर लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, ऊपर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो उत्प्लावन बल के कारण जो होता है ऐसा उसमें प्रतीत होता है, उसके भार में कमी आपको महसूस होती है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, सॉरी, तो उत्प्लावकता क्या हो रहा है भैया, उत्प्लावकता नहीं बनेगा क्या, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। इसको मैं कट नहीं करूंगा, मुंह से नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, इस दिन को हम कट नहीं करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को हम कट नहीं करने वाले। तो उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। आर्किमिडीज, आपको पता होगा कि जब ये नहा रहे थे, आप सभी को पता होगा कि जब नहा रहे थे टब में, जो भी ऐसा समझो कि जब ये उस पानी में कूदे नहाने के लिए तो पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया, तो वो ये जो है यूरेका यूरेका करके चिल्लाए, ठीक है, यूरेका यूरेका चिल्ला बोल के भागे। यूरेका का अर्थ होता है मैंने पा लिया। अब क्या पा लिया भैया, इन्होंने देखा कि जब भी किसी द्रव में किसी चीज को डुबोया जाता है तो होता क्या है, बेसिकली एक तो ये होता है कि जो जल होता है ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे वो वस्तु डूब जाती तो वो वस्तु जितनी जगह घेरती है, मतलब ऐसा बोलो कि वस्तु का जो आयतन होता है, वस्तु जितनी जगह घेरती है वहां का पानी वहां पर उतना क्या होता है, हट जाता है। इसलिए जब वो पानी के अंदर गए तो वहां का उतना पानी क्या हो गया, बाहर आ गया, तो वो यूरेका यूरेका बोलते हुए चिल्ला करके भागे, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहनति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो पदार्थ को दी गई ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, दी गई ऊर्जा
क्या कहलाती है? तो यहाँ पर भाई विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि ऐसा समझना है कि 1 ग्राम का कोई द्रव्यमान है, उसका ताप आपको कितना बढ़ाना है? 1 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा दी जाती है बेसिकली, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, इसके रिगार्डिंग मतलब ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब जिनको नहीं पता है मेरे भाई, इसके वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, यानी कि पलायन वेग। तो अगर हम बात करते हैं पलायन वेग की, तो पलायन वेग होता क्या है समझिए, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब किसी वस्तु को जब फेंका जाए तो उसके अगर गुरुत्वीय क्षेत्र को वो वस्तु पार कर जाएगी। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, और मान लीजिए ये यहां तक है गुरुत्वीय क्षेत्र, तो किसी वस्तु को इतना यहां तक के दायरे में होगी वस्तु, तो क्या हो जाएगा कि वो पृथ्वी क्या करेगी, उसको अटैक करेगी, खींच लेगी। लेकिन किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंक दिया जाए कि ये इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये गुरुत्वीय इसको पार कर जाए वस्तु, तो पृथ्वी पर कभी वापस आएगी ही नहीं। तो ऐसे वेग को, मतलब ऐसे वेग को अपन क्या बोलेंगे? पलायन वेग। यानी इतने वेग से उसको फेंका जाए, इतनी स्पीड देकर के उसको फेंक दिया जाए कि वो पृथ्वी पर वापस कभी आए ही ना, तो ऐसे वेग को हम बोलेंगे पलायन वेग। तो पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को फेंकना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी से किसी वस्तु को हम फेंक दें और दोबारा कभी वापस पृथ्वी पर आए ही ना, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, पृथ्वी का पलायन वेग पता होना चाहिए। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी भी वस्तु को आप इतनी स्पीड से फेंकेंगे कि वो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चली जाए, ठीक है, 11 किलोमीटर से ज्यादा जानी चाहिए, ठीक है, 11.2 किलोमीटर, ध्यान देना, 11.2 किलोमीटर वस्तु 1 सेकंड में जानी चाहिए। अब गैस कर सकते हो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, 1 सेकंड में आप कितनी दूर जा सकते हो, एक सेकंड में आप किसी चीज को कितनी दूर फेंक सकते हो, आप गैस करके अंदाजा लगा सकते हो कि किसी चीज मतलब पलायन वेग के लिए हमें कितनी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी स्पीड से जानी चाहिए, 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में जानी चाहिए वस्तु को, तब जो है वो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी और कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान। देखिए ये तो था पृथ्वी के लिए, सूर्य के लिए कितना है? तो दोस्तों सूर्य के लिए काफी ज्यादा होता है, मैंने कम बोला लेकिन ज्यादा होता है मुझसे निकल गया, सॉरी। सूर्य के लिए जो पलायन वेग होता है वो ज्यादा होता है, कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 42 किलोमीटर जानी चाहिए वस्तु को। बात करते हैं चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, तो 2.37, ठीक है, 2.37 किलोमीटर यहां पर सबसे कम होता है, ठीक है, कंपेरेटिवली अर्थ एंड सन। यहां पर आगे हम बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो है वो थे नरेंद्र सिंह कपानी। तो नरेंद्र सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब देना है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में इस प्रश्न को आप देखने को मिल जाएगा आपको ये प्रश्न। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। भैया पनडुब्बी के अंदर है, आप बाहर देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आप इस्तेमाल करेंगे पेरिस्कोप का, ठीक है। पेरिस्कोप के द्वारा हम पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए मतलब इस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? इन्होंने ही बताया था चार्ज पार्टिकल्स के चार्ज के बारे में बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में इन्होंने बताया था, और सबसे जरूरी चीज ये ध्यान देना है, ये तड़ित चालक क्या होता है। तो तड़ित चालक जैसे आप देखते हो आकाशीय बिजली के बारे में आप सभी को पता होगा। सपोज करो कि ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, अब वो ये मान लीजिए आकाशीय बिजली यहाँ से गिरी। अब होता क्या है कि यहाँ से अगर एक धातु की क्षण ऊपर से लगा देते हैं, जिसको डायरेक्टली कनेक्टेड कर देते हैं किससे? अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि आकाशीय बिजली अगर गिरी आपके घर की तरफ आ रही है, तो होता क्या, घर पे ना गिर करके इस धातु, ये जो धातु है, इस धातु जो होगी इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, इस पूरे, ठीक है, पूरी आकाशीय बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और होगा क्या, उसी के माध्यम से सीधा वो नीचे
कहाँ चली जाएगी? पृथ्वी के अंदर चली जाएगी और आपके घर के ऊपर मतलब घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ घर पे पड़ेगा तो क्या नुकसान हो सकता है उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है? तो इसी को बोला जाता है तड़ित चालक। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कमेंट बॉक्स में जवाब देना बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के वैज्ञानिक थे? फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक सेल है। तो दोस्तों प्राथमिक सेल यानी प्राथमिक सेल जो है हमारा वो क्या है? शुष्क सेल। प्राइमरी सेल के बारे में मैंने आपको बताया। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको आपने एक बार चार्ज कर लिया दोबारा मतलब सॉरी, प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे फिर दोबारा उसको आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे आप शुष्क सेल देखते हो, जैसे आप घड़ी में लगाने वाला जो सेल होता है और टॉर्च में लगाने वाला जो सेल होता है उसको आप लाते हो मार्केट से, क्या उसको दोबारा चार्ज करके फिर यूज करते हो? क्या नहीं यूज करते मेरे भाई। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनको आप बार बार चार्ज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, कल वाली क्लास में। तो शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है वो होती है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। और शुष्क सेल का कैथोड जो बना होता है वो किसका बना होता है? वो जस्ते का बना होता है यानी कि जिंक का बना होता है। होपफुली दोस्तों आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी खराब लगी जरूर बताइएगा मेरे भाई, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? मन करे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसे अपना प्यार बनाए रखो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।